Assalamu alaikum. So in this video, in this series of videos, we are going to discuss stage clinicals of all the regions of second year. First of all, abdomen, pelvis, head and neck, and neuroanatomy, so that it will help you in your prof exams while you don't have enough time to read all the PDFs. So you have to just watch the video and then you have done with your clinicals. So let's start. First of all, we are going to discuss abdomen. ठीक है, इसमें से जो ये कंबाइंड पीडीएफ है ऑफ एब्डोमिन एंड पेल्विस, हम इसमें से जो एब्डोमिन वाला पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको डबल वीडियो दोनों ब्लॉक्स के टाइम पर ना देखनी पड़े। आप एब्डोमिन वाले में एब्डोमिन वाली देखें और पेल्विस वाले में ब्लॉक 5 के अंदर पेल्विस वाली वीडियो सेपरेटली देख सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो क्लिनिकल है इट इज़ अबाउट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इंग्वाइनल रीजन। बिफोर गोइंग थ्रू दीज क्लिनिकल्स यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द नॉर्मल एनाटमी ऑफ एब्डोमिन एंड वट एवर रीजन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग वीडियोज एज वेल। तो सबसे पहले नॉर्मल एनाटमी आपको पूरी आनी चाहिए, उसके बाद एंड पर आप जब सारा पढ़ लें तो फिर आप ये वीडियो देखें ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए चीज़ों की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पहला जो प्रोसीजर है वो है हमारे पास लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन इज अ सर्जिकल मेथड। अच्छा, लाइपोसक्शन, लाइपो मीन्स फैट, सक्शन मीन्स टेक्निक इन विच द फैट इज बीइंग सक्ड। ठीक है, जिसमें हम फैट रिमूवल करते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, चूंकि बहुत ज़्यादा मसल्स के अराउंड फैट होता है। ठीक है, जो कि इट लुक्स बैड एंड इट कॉजेज ओबेसिटी, आई थिंक दैट इज मतलब उस तरह से अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स वाई एक सर्जिकल मेथड है जिसमें हम उस फैट को रिमूव कर देते हैं, अनवांटेड होता है। ठीक है, बाय दिस प्रोसीजर। So it is a surgical method for removing unwanted subcutaneous fat using a percutaneously placed suction tube and a high vacuum pressure। बहुत ज़्यादा वैक्यूम प्रेशर होता है उसके अंदर। ठीक है, और वो आपके सबक्यूटेनियस, और उसको हम सबक्यूटेनियसली ही इंसर्ट करते हैं। आप हम उसको डीप एब्डोमिन के अंदर इंसर्ट नहीं कर देंगे, हम उसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही इंसर्ट करते हैं और वो आपके सबक्यूटेनियस फैट को सक कर लेती है। एंड एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द, अब वो क्या है वो स्पेस जहाँ हम उसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, an anterolateral part of potential space between the transversalis fascia and parietal peritoneum is used for placing prosthesis when repairing inguinal hernias। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ये एक एडिशनल बात बताई गई है कि जब हम हर्निया की, इंग्वाइनल हर्नियाज की रिपेयरमेंट सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं ताकि जब हम स्किन को ऑपरेट करते हैं ना, तो जो स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वो आपस में स्टिक ना कर जाएं। ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उनके दरमियान एक मटेरियल रखते हैं जिसे प्रोस्थेसिस कहते हैं। और वो मटेरियल हम रखते हैं किन लेयर्स के दरमियान में, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान में स्पेस ऑफ बॉगरुस होती है, पोटेंशियल स्पेस है, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो उसके अंदर हम वो मटेरियल रखते हैं ताकि वो चीज़ें आपस में चिपक ना जाएं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एक्सटर्नल सुप्रावेसिकल हर्निया लीव्स द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द सुप्रावेसिकल फोसा। इट इज मीडियल टू डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स प्रिजर्व ड्यूरिंग सर्जरी। ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्निया। ठीक है, इट इज़ एक्सटर्नल सुप्रावेसिकल हर्निया, यानी अगर आप इसके वर्ड्स पर गौर करें तो इट इज़ सुप्रावेसिकल यानी अबव द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इट लीव्स द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द सुप्रावेसिकल फोसा। इस हर्निया में होता ये है कि बहुत रेयर हर्निया होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि एज यू नो, अगर मैं डायग्राम यूज़ करूँ तो यू नो कि हमारे पास जो है, अगर ये मेरे पास ब्लैडर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर पेरिटोनियम आ रही है, यू नो कि पेरिटोनियम ने सुपीरियरली इसको कवर किया होता है। ठीक है, और एंटीरियरली नहीं कवर किया होता। ठीक है, और पोस्टीरियरली इसके पास हमारे पास रेक्टोवेसिकल पाउच होता है। जब कुछ हर्निया, जो ये वाला सुप्रावेसिकल हर्निया है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसके इधर हमारे पास सीकम होती है ना, यहाँ पर ब्लैडर के साइड में। तो क्या होता है, ये जो सीकम होती है ना, ये इसका या कुछ और पार्ट्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड प्रेजेंट हैं, या रेक्टम हो सकता है या कोई और, ड्यू टू सम रीज़न और अदर, ये जो है ये पुश करके इस हमारे पास पेरिटोनियम के थ्रू, इस पेरिटोनियम को पुश करते हुए ये ऊपर चले जाते हैं और इस पेरिटोनियम की शेप फिर कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इसमें ये डंट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये, यानी इस तरह से वो ऑर्गन उसको पुश करता हुआ पेरिटोनियम को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ हर्निया जो कि नीचे पेल्विक ऑर्गन मूव कर रहा है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम सुप्रावेसिकल हर्निया कहते हैं और इस एरिया को हम सुप्रावेसिकल फोसा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सर्जरी में जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो हम आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के पास से गुजर रही होती है। उसके बाद है अम्बिलिकल हर्निया में, अगर ड्यू टू फेलियर ऑफ मिड गट टू रिटर्न टू द एब्डोमेन अर्ली इन फीटल लाइफ, एज यू नो कि जब इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो उस दौरान एब्डोमेन में इतनी स्पेस नहीं होती, तो ओरिजिनली जब जीआईटी डेवलप कर रहा होता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो थ्रू द अम्बलाइकस वो आउटसाइड आवर बॉडी मूव कर जाती हैं।
इसको हम फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन कहते हैं, लेकिन बाद में वो खुद वापस आ जाती हैं जब अंदर एब्डोमिनल कैविटी बड़ी हो जाती है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अगर वो वापस नहीं आ पाती, तो या फिर अम्बिलिकस के लेवल पर जिसने एंड पर क्लोज हो जाना है आफ्टर बर्थ, अगर वो उसमें पोटेंशियल वीकनेस रह गई है, तो वहाँ से जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो लूप्स हैं, वो हर्निएट कर सकते हैं थ्रू द अम्बिलिकस, ठीक है। तो it may occur due to failure of the midgut to return to the abdomen early in fetal life, and it occurs as a protrusion of the bowel through the natural weak spot or defect at the umbilicus. It is more common in girls and premature babies. Acquired umbilical hernias यानी आफ्टर बर्थ ये क्यों हो सकते हैं? ये वुमेन में हो सकते हैं, ओबीज लोग में हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पेरिटोनियम प्रोट्रूड इनटू द हर्नियल सैक। वो जो हर्नियल सैक बनेगा उसके अंदर हमारे पास पेरिटोनियम भी हो सकती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट भी हो सकता है। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और स्मॉल पीस ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। लेकिन ये उस जगह से ये एक हर्निएशन हो रही है जिसने स्टमक वाले एपिगैस्ट्रियम रीजन को कवर किया हुआ है, ठीक है। और वहाँ से ग्रेटर ओमेंटम, क्योंकि हमारे पास पूरी जब हम एब्डोमिनल मसल्स को रिमूव करते हैं तो फर्स्ट थिंग वी गॉट इज द ग्रेटर पेरिटोनियल सैक, तो उसकी हर्निएशन हो सकती है थ्रू दिस। और इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द लीनिया एल्बा बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। आपको पता है एपिगैस्ट्रियम रीजन की जो एक्सटेंट है वो भी इतनी होती है। अम्बलाइकस रीजन और ज़ीफॉइड प्रोसेस के दरमियान में लीनिया एल्बा में कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर हर्निएशन हो रही होती है। स्पाइजिलियन हर्नियाज आर दोज अकरिंग अलॉन्ग द सेमिल्यूनर लाइन्स, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी एनाटमी में रिवाइज करवाऊँ तो आपको पता है कि ये अगर हमारे पास सेंटर में लीनिया एल्बा है, सेंटर में इसके अम्बलाइकस है, ये ज़ीफॉइड प्रोसेस के साथ यहाँ पर अटैच होती है ऑफ द मेनुब्रियम, सॉरी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है एक साइड का, यहाँ पर हमारे पास होता है दूसरे साइड का। और इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के लेटरल बॉर्डर्स पर एक और लाइन होती है जिसे हम लीनिया सेमिलुनरिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग अगर वीकनेस होती है कहीं और यहाँ से हर्निया होता है तो उसको हम स्पाइजिलियन हर्नियास कहते हैं। Then we have inguinal hernia, which is the most important of all. It is a condition in which a portion of intestine protrudes through a weak spot in the inguinal canal. या तो inguinal canal से वो निकल रहा होता है, उसको हम कहते हैं indirect inguinal hernia, या inguinal triangle, जो कि हमारे पास ऊपर होता है to the inguinal ligament. Superior to inguinal ligament एक inguinal triangle होता है जिसको epigastric artery ने बाउंड किया होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस होता है, ठीक है। और वो ट्रायंगल एक पोटेंशियली वीक एरिया होता है जहाँ से बल्ज आउट हो सकता है आपकी इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो इसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। रिड्यूसिबल हर्निया इज अ हर्निया इन विच द कंटेंट्स ऑफ द हर्नियल सैक कैन बी रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अगर वो सही हो सके, वो दोबारा अपनी जगह पर चला जाए, तो उसको रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। इनकार्सरेटेड हर्निया इज एन इरिड्यूसिबल हर्निया। जब कंटेंट्स जो एक बार बाहर आ जाएं तो वो खुद अंदर नहीं जाते, सर्जिकली उन्हें जो है वो अंदर करना पड़ता है, ठीक है। दे आर इंट्रैप्ड और स्ट्रक इन द ग्रायोन, ठीक है। उस रीजन को हम ग्राइन रीजन कहते हैं। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है? इसमें क्या होता है, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई कोई हर्निया बना है और उसका पाउच यूं करके बन गया है और वो बाहर आया इंग्वाइनल रीजन से, और उसकी ओपनिंग इतनी नैरो है कि जो ये लूप यहाँ पर आया है उसकी ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई है, उस तक ब्लड ही नहीं आ रहा, तो वो डेड होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसको हम स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी फेमरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया में क्या डिफरेंस है? फेमरल हर्निया इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, इंग्वाइनल हर्निया इज मोर कॉमन इन मेल्स। जो हमारे पास फेमरल हर्निया है इट लाइज इंफीरियर एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये लेटरली होगा और इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे होगा, ठीक है। जबकि इंग्वाइनल हर्निया जो दोनों हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये दोनों ही सुपीरियर होते हैं। जो प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से आ रहा हो, स्क्रोटम में जा रहा हो, वो हमारे पास होगा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। उसके बाद है द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज पैल्पेबल सुप्रोलेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। अब ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग की पैल्पेशन का पॉइंट बता रहे हैं कि आप इसको अपर स्क्रोटम में आप इसको प्यूबिक ट्यूबरकल के सुप्रोलेटरली पैल्पेट कर सकते हैं विद योर इंडेक्स फिंगर। शुड अ हर्निया बी प्रेजेंट, और अगर हर्निया वहाँ प्रेजेंट होगा तो ऑन कफिंग आपको वहाँ पर बल्ज फील होगा, प्रेशर फील होगा, ठीक है। और अगर दोनों इंग्वाइनल हर्नियाज इफ बिकॉज बोथ इंग्वाइनल हर्नियाज टाइप्स exit the superficial ring, palpation of an impulse at this side does not discriminate टाइप। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो दोनों इंग्वाइनल हर्नियाज हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो दोनों ही सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास कर सकते हैं। तो आप ये नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बट जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हर्निया है या नहीं है। विद द पामर सर्फेस ऑफ द फिंगर अगेंस्ट द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द डीप इंग्वाइनल रिंग बी फेल्ट एज अ स्किन डिप्रेशन सुपीरियर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब ये डीप इंग्वाइनल रिंग की लोकेशन बता रहे हैं, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट।
ये आपको सरफेस मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ एन इम्पल्स एट द सुपरफिशियल रिंग एंड अ मैस एट द साइट ऑफ डीप रिंग, तो ये आपको इनडायरेक्ट हर्निया बताएगा। ठीक है, रिंग फिंगर टेस्ट कहते हैं इसको, कि आपने अपना इंडेक्स फिंगर रखी आपने अपने प्यूबिक वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पर, और थंब आपने रख दिया जी अपने सॉरी पामर सरफेस अपनी रख दी डी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ना प्रेस करें पामर सरफेस से, तो आपको डीप इंग्वाइनल रिंग के लेवल पर अगर आपको कोई मैस सा फील हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स के इट इज़ और ऑन कफिंग आपको बल्ज फील हो रहा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पर और मैस फील हो रहा है डीप पर, तो इसका मतलब दिस इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और दिस इज रिंग फिंगर टेस्ट। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय प्लेसिंग थंब इन इंग्वाइनल ट्रायंगल, उसमें हम इंग्वाइनल ट्रायंगल पर थंब रखेंगे, वहां पर आपको प्रेशर फील होगा। उसके बाद है सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, ये क्या होता है? इट इज एलिसिटेड बाय क्विकली स्ट्रोकिंग हॉरिजॉन्टली लेटरल टू मीडियल टुवर्ड द अम्बिलिकस, ये आपने फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी किया होगा। सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब आप लैटरली लैटरल टू मीडियल साइड पर अम्बिलिकस की तरफ आएँ, तो आपको क्या है, एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसको हम सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स कहते हैं। क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है कि जिसमें टेस्टिकल्स की अपवर्ड मूवमेंट होती है बाय स्ट्राइकिंग द स्किन ऑन द मीडियल साइड ऑफ थाई। उसके बाद इनकी नर्व्स लिखी हुई हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्वाइनल हर्निया का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज़ लेस कॉमन, इट इज़ मोर कॉमन, ठीक है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, क्योंकि ये इंग्वाइनल ट्रायंगल से हो रहा है। इनडायरेक्ट वाला ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसिस विजाइनालिस, ये वाली बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला लेक्चर सुने, उसमें प्रोसेसिस विजाइनालिस को मैंने डिटेल से बताया है, वो सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। पेरिटोनियम प्लस ट्रांसवर्सालिस फेशिया एग्जिट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो पेरिटोनियम और ट्रांसवर्सालिस फेशिया जिन्होंने जो इंग्वाइनल ट्रायंगल है उसको कवर किया होता है, जब बल्ज होता है तो वो भी बाहर की तरफ पुश होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में पेरिटोनियम ऑफ परसिस्टेंट प्रोसेसस विजाइनालिस जो है वो पुश होती है, और जिस भी कवरिंग्स होती हैं स्क्रोटम की और कॉर्ड की, क्योंकि जो डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक स्पर्मेटिक कॉर्ड का भी रास्ता है, वो भी साथ आ रही है और उसको डिफरेंट लेयर्स ने कवर किया है, तो अगर वहाँ पर साथ कोई इंटेस्टाइन का लूप है, जब वो बल्ज करेगा तो उसके साथ वो सारी लेयर्स भी बल्ज करेंगी, तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हेयर। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इट पासिस थ्रू द इनडायरेक्ट की बात करें, इट पासिस सॉरी दिस इज डायरेक्ट, ठीक है, इट पासिस थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, इट लाइज एक्सटर्नल एंड पैरेलल टू वेस्टीज ऑफ प्रोसेसस विजाइनालिस, ये प्रोसेसस विजाइनालिस के एक्सटर्नली है और ये प्रोसेसस विजाइनालिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास लूप होता है, और ये डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करता है। Via superficial ring, it exits from abdominal wall. Via superficial ring, it exits from abdominal wall. It rarely enters scrotum, और ये scrotum में जाता है क्योंकि इसका पूरा पाथ होता है along spermatic cord. देन हमारे पास आ जाते हैं इंसीजन्स। हर्निया वाला टॉपिक भी पास्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इंसीजन्स वाले टॉपिक पर आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में आया हुआ है किस तरह की डिजीज़ में किस तरह का इंसीजन देना चाहिए। सो द इंसीजन्स फॉलो द क्लीवेज लाइन, लैंगर लाइन्स जो स्किन की क्रीज लाइन्स होती हैं, क्लीवेज लाइन्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है उनको फॉलो करते हुए इंसीजन्स बनाए गए हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टिंग मसल्स कॉजिंग इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ मसल फाइबर्स, कि आप मसल्स को जब ट्रांसवर्सली परपेंडिकुलरली कट कर देंगे ना तो वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। अगर आप उनको अलॉन्ग देयर फाइबरस शीथ कट करेंगे और पूरा इंसीजन को देखते हुए आप इंसीजन देंगे तो उनके रिपेयर के चांसेस होंगे, ठीक है। The surgeon splits them in the direction of their fibers. The rectus abdominis is an exception. It can be transected because its muscle fibers run short distances between tendinous intersections, can regenerate easily, and the segmental nerve supplying, ठीक है। सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस को हम ट्रांसवर्सली कट कर सकते हैं क्योंकि उसके ऑलरेडी फाइबर्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं, बीच में टेंडनस इंटरसेक्शंस हैं और उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी भी ज़्यादा है अदर मसल्स की निस्बत। देन वी हैव और उसकी नर्व्स भी जो हैं वो रीजनरेट कर लेती हैं, वेयर दे कैन बी लोकेटेड एंड प्रिजर्व। मसल्स एंड विसरा आर रिट्रैक्टेड टूवर्ड नॉट अवे फ्रॉम देयर न्यूरोवास्कुलर सप्लाई। मसल्स और विसरास को हम उस साइड पे करते हैं जहाँ पर उसकी नर्व सप्लाई होती है, ऐसा नहीं हम नर्व सप्लाई उनकी ऑपोजिट जगह से आ रही है और मसल और नर्व्स को हम दूसरी जगह पर रिट्रैक्ट करें, नो, ठीक है, हम उनको उनकी डायरेक्शन में रिट्रैक्ट करते हैं। इंजरी टू नर्व्स ऑफ द इंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग इंसिजन में रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ मसल्स, पैरालिसिस हो सकता है। एन इंसिजनल हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ मोमेंटम ऑन एन ऑर्गन ड्यूरिंग अ सर्जिकल इंसिजन। अगर डॉक्टर कोई ऐसा इंसिजन देता है जो कि ट्रांसवर्सली है जिसने मसल को डैमेज किया है तो क्या होगा, वो मसल रिपेयर नहीं होगा, वहाँ की स्किन रिपेयर हो जाएगी बट मसल के अंदर फॉल्ट रहेगा। उस फॉल्ट की वजह से जो एब्डोमिनल ऑर्गन है जब उन पर प्रेशर आएगा तो वो उस पोटेंशियली वीक एरिया से बल्ज करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो है वो स्किन से बाहर निकल कर हर्निया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं जो डॉक्टर की वजह से आता है, उसने सही इंसीजन ना देने की वजह से आता है। लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन क्या होते हैं?
हमारे पास दो आते हैं इसमें, मीडियन और पैरामीडियन। मीडियन यानी जो बिल्कुल सेंटर में, और पैरामीडियम जो उसके पैरेलल है, पैरेलल टू द सेंटर। मीडियन और मिड लाइन इंसिजन्स दे कैन बी मेड अलॉन्ग लेंथ ऑफ लिनिया एल्बा, लिनिया एल्बा के अलॉन्ग देते हैं, फ्रॉम द ज़ीफॉइड प्रोसेस टू प्यूबिक सिम्फिसिस, बिकॉज द लिनिया एल्बा ट्रांसमिट्स ओनली स्मॉल वेसल्स एंड नर्व्स टू द स्किन। अ मिड लाइन इंसिजन इज रिलेटिवली ब्लडलेस, ठीक है, और एंड अवॉइड मेजर नर्व्स बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई। द लिनिया एल्बा में अंडरगो नेक्रोसिस एंड डीजनरेशन आफ्टर इंसिजन, ठीक है। तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हुए उन्होंने मिड लाइन इंसिजन के, कि ये सही होता है, वैसे ब्लड लॉस भी नहीं होता, नर्व्स भी नहीं होती, बट वो नेक्रोज हो सकता है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत पुअर है। पैरामीडियन इंसिजन्स दे आर लैटरल टू मीडियन प्लेन, दे आर मेड इन सैजिटल प्लेन एंड मे एक्सटेंड फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन टू प्यूबिक हेयर लाइन, ठीक है। कोस्टल मार्जिन क्योंकि वो लैटरली हैं तो वहाँ से स्टार्ट होकर प्यूबिक हेयर लाइन तक जा सकता है। आफ्टर द इंसिजन पासिस थ्रू द एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ, जिसने रेक्टस मसल को कवर किया हुआ है, जब ये उसके ऊपर से गुजरेगा, द मसल इज फ्रीड एंड रिट्रैक्टेड लेटरली टू प्रिवेंट टेंशन, मसल को हम रिट्रैक्ट कर लेंगे, एंड इंजरी टू द वेसल्स एंड नर्व्स, ताकि वहाँ की नर्व्स और वेसल्स डैमेज ना हो। उसके बाद है ग्रिड आयरन इंसिजन, दे आर मसल स्प्लिटिंग एंड आर ऑफन यूज फॉर अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी के लिए हम ग्रिड आयरन इंसिजन और मैकबर्नीज इंसिजन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब्लीक मैकबर्नी इंसिजन इज मेड एट द मैकबर्नीज पॉइंट विच लाइज 2.5 सेंटीमीटर सुप्रोमीडियल टू द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ऑन द स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और अम्बिलिकल लाइकस तक अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो उसके 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएं तो वो मैकबर्नीज पॉइंट होता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर हम इंसिजन लगाएं तो हम वो उसको अब्लीक मैकबर्नीज इंसिजन कहते हैं। The external oblique aponeurosis is incised inframedially in the direction of its fibers, और उसको हम रिट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना डिटेल आपने पढ़ना नहीं, आपने बेसिक बेसिक डिटेल्स याद रखनी है। इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सल ऑब्लिक को हम उनके फाइबर्स की डायरेक्शन में कट करते हैं और फिर रिट्रैक्ट कर लेते हैं। जो आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है इसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके, बिकॉज इट इज़ रनिंग डीप टू द इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो जब आपने इंटरनल ऑब्लिक मसल को रिट्रैक्ट किया है तो आपने याद रखना है कि आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को आपने प्रिजर्व करना है। इट कट्स नो मस्कुलो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, इस दौरान हमने कोई मस्कुलो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स को कट नहीं किया, ठीक है। जहाँ पर वो टेंटिनस इंसर्शन वाली टाइप आई है वो नहीं हमने कोई कट किया। एब्डोमिनल वॉल इज एज स्ट्रॉन्ग आफ्टर द ऑपरेशन एज इट वॉज बिफोर, ठीक है। तो यानी इसका एब्डोमिनल वॉल इससे वीक नहीं होती, एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहती है। नेक्स्ट वी हैव सुप्रा प्यूबिक और फेनल स्टील्स इंसिजन, ठीक है। इसको बिकिनी इंसिजन भी कहते हैं। दे आर मेड एट द प्यूबिक हेयर लाइन, इसको हम प्यूबिक हेयर लाइन पर लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ना, सुप्रा प्यूबिक, ठीक है। अभी मैं आपको उसकी लोकेशन भी बताती हूँ। दे आर हॉरिजॉन्टल विद अ स्लाइट कन्वेक्सिटी एंड आर यूज फॉर मोस्ट गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस, लाइक इफ अगर हम प्यूबिक बोन बनाएं, इफ़ दिस इज़ द प्यूबिक सिम्फिसिस, अगर ये हमारे पास सेंटर में प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है, और ये प्यूबिक हेयर लाइन है ऑन द स्किन, तो ये सुप्रा प्यूबिक इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपने इसका याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, सुप्रा प्यूबिक इंसिजन को या फेनल स्टील इंसिजन को, ठीक है। द लीनिया एल्बा एंड इंटीरियर लेयर्स ऑफ रेक्टस शीथ आर ट्रांजेक्टेड, बिकॉज अगर आप प्यूबिक से ऊपर जाएं, क्योंकि रेक्टस शीथ आकर रेक्टस मसल और लीनिया एल्बा वो सारे इधर इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ कट लगाएंगे तो आपको वो सारे पीछे रिट्रैक्ट करने पड़ेंगे और फिर आप जो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। उसके बाद है द रेक्टस मसल आर रिट्रैक्टेड लेटरली, उनको हम रेक्टस मसल्स को हम लेटरली रिट्रैक्ट करते हैं, और इधर भी हम प्रिजर्व करते हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को और इलियो इंग्वाइनल नर्व को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्स इंसिजन्स थ्रू द इंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ। ट्रांसवर्स इंसिजन मैंने आपको पहले बताया हम नहीं देते नॉर्मली, लेकिन रेक्टस मसल में दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी टेंडनस इंटरसेक्शंस होती हैं और वो शॉर्टर होता है सेगमेंट्स उसके, तो वो ग्रो कर सकते हैं। एंड रेक्टस एब्डोमिनस प्रोवाइड गुड एक्सेस एंड सीज द एंड कॉज द लीस्ट पॉसिबल डैमेज टू द नर्व सप्लाई एज दे आर पैरेलल टू नर्व्स, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो हमारे नर्व्स हैं वो यूं जा रही हैं ट्रांसवर्सली, और जब हम ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे तो हम किसी नर्व को कट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर पैरेलल टू नर्व। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रेक्टस में यूं इंसिजन देंगे तो नर्व के कट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रांसवर्स इंसिजन्स आर नॉट मेड थ्रू द टेंडनस इंटरसेक्शंस, हम टेंडनस इंटरसेक्शंस पर ट्रांसवर्स इंसिजन नहीं देते, हम उन सेगमेंट्स में देते हैं जो बिटवीन द टेंडनस इंटरसेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज वहाँ पर क्यों नहीं देते टेंडनस इंटरसेक्शंस पर, क्योंकि वहाँ क्यूटेनियस नर्व और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स उन टेंडनस इंटरसेक्शंस को पियर्स कर रही होती हैं, ठीक है। टेंडनस इंटरसेक्शंस हैं क्या, रेक्टस मसल के अंदर अगर आप देखें तो वाइट वाइट कलर के पैचेस हमें नजर आते हैं, इसको हम टेंडनस इंटरसेक्शन कहते हैं, और इन बिटवीन जो है वो मसल फाइबर्स होते हैं इसके दरमियान में। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट इंसिजन है सबकॉस्टल इंसिजन। सबकॉस्टल इंसिजन क्या कहता है, इट दीज इंसिजन्स प्रोवाइड एक्सेस टू द गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी डक्ट्स, ठीक है। यानी ये सबकॉस्टल है ना, तो
रिब केज के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और रिब केज के बिल्कुल नीचे देखें तो हमारे पास लिवर तो उसके अंदर होता है और लिवर के बिल्कुल नीचे वी हैव अ गॉल ब्लैडर। तो उस तक हमने अगर एक्सेस चाहिए तो हम इस इंसिजन के थ्रू जाते हैं ऑन द राइट साइड। एंड ऑन द लेफ्ट साइड में अगर हमने स्प्लीनोक्टमी करनी है या स्प्लीन की कोई सर्जरी करनी है तो हम लेफ्ट साइड पर भी सबकॉस्टल इंसिजन देते हैं। द इंसिजन इज मेड पैरेलल टू द कॉस्टल मार्जिन बट एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर इन्फीरियर टू द कॉस्टल मार्जिन, ठीक है। लाइक इफ कॉस्टल मार्जिन इज बीच में ये मेनोब्रियम स्टर्नाई है और कॉस्टल मार्जिन ना कुछ इस तरह का है तो हम उसको पैरेलल टू देते हैं इसके, बस बिल्कुल नीचे नहीं देते। 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम रखते हैं। उसके बाद है जी टू अवॉइड द 7th and 8th थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इनके जो दरमियान में जगह होती है यहाँ से हम इसलिए करते हैं, बिल्कुल नीचे से इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके दरमियान से गुजरी होती हैं 7th and 8th थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम ये करते हैं। हाई रिस्क इंसिजन्स कौन कौन से हैं? पैरारेक्टस एंड इंग्वाइनल इंसिजन्स। पैरारेक्टस इंसिजन्स अलॉन्ग द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस शीथ आर अनडिजायरेबल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पर नर्व्स प्लाई होती है, इसलिए रेक्टस पर हम ट्रांसवर्स इंसिजन्स को प्रेफर करते हैं। इंग्वाइनल इंसिजन्स फॉर रिपेयरिंग ऑफ इंग्वाइनल हर्नियाज में इंजर द इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक हेयरलाइन के ऊपर हमारे पास जो है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व ट्रेवल करी होती है, तो हमने उसको प्रिजर्व करना होता है, तो इंग्वाइनल इंसिजन्स उसको डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जब आपने पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करना है और विंटर्स चल रहे हैं तो आपने अपने हैंड्स को गर्म करके फिर एग्जामिन करना है, क्योंकि अगर आप ठंडे हाथों से करेंगे ना तो मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो है मसल्स टेंस हो जाएंगे और आप इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोड्यूसिंग इनवॉलंटरी स्पाज्म्स ऑफ द मसल्स नोन एज गार्डिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज गार्डिंग ऑफ मसल्स। तो फिर आपको जो है वो एक हार्डनेस सी फील होगी एब्डोमेन पर और आप सही से आपको ऑर्गन्स की पैल्पेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। टू अवॉइड दिस फिनोमिना आपके हैंड्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है यूट्राइन कैंसर कैन स्प्रेड टू लेबिया मेजोरस वाया राउंड लिगामेंट, ठीक है, ये भी क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज यूट्रस का जो हमारे पास राउंड लिगामेंट होता है वो जा रहा होता है, उसकी जो इंसर्शन होती है इट एंड्स इन द लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो जो यूट्रस का कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है वाया दिस लिगामेंट टू द लेबिया मेजोरा एज वेल। उसके बाद है हमारे पास टेस्टिस एंड स्क्रोटम, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियम डिस्कस करना है। पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। क्यों हो सकता है? मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक फ्रॉम अ बर्थ अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, वो बर्स्ट कर गई, ठीक है, उसके अंदर कोई फीकल मैटर फंस गया था, वो भी लीक कर जाएगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, और वो हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जो है वो एक पेनिट्रेटिंग वूंड दे सकता है, यानी कि वो जब पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है ऑर्गन्स को, तो जब वो पेरिटोनियम रप्चर होगी तो वो ऑर्गन्स के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा और ऑर्गन्स को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। और इट कैन कॉज अल्सर, जो कि स्टमक कंटेंट्स को लीक कर सकता है अगर वो अल्सर स्टमक में हो रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन ही जो है वो स्टमक तक जा रहा है, हो सकता है अपेंडिक्स का इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स में किसी चीज़ को अल्सर कर दे, लेकिन स्टमक का ड्यू टू अनदर रीज़न आप अल्सर जो है वो हो सकता है ड्यू टू दिस पेरिटोनाइटिस, ठीक है, क्योंकि पेरिटोनियम ने तो पूरी एब्डोमेन को कवर किया हुआ है। उसके बाद वो जा सकता है जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो सकते हैं, और हमारे पास वो कह रहे हैं ऐसा अगर आपकी स्टेरिलिटी ड्यूरिंग एनी एब्डोमिनल सर्जरी पुअर स्टेरिलिटी है, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की तो भी जो है वो पेरिटोनियल कैविटी को रप्चर कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों का अल्सर कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है असाइटीज़ कहते हैं आपकी पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेस फ्लूइड का जमा हो जाना ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है, लाइक स्टमक अल्सर था वो रप्चर हो गया, परफोरेशन हुई, स्टमक के कंटेंट्स रिलीज होने लग गए और जो एसिड है वो एक्यूमुलेट होने लग गया इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और ड्यू टू कोई इंजरी हुई है आपको ऐसी जिसकी वजह से वहाँ फ्लूइड जमा होने लग गया है, कैंसर में हो सकता है, स्टारवेशन में हो सकता है। उसके बाद है इफ द एब्डोमेन इज ड्रॉन इन एज द चेस्ट एक्सपैंड्स पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनोथोरेसिक रीजन एंड मसल रिजिडिटी इज प्रेजेंट, ये वो एक टेक्निक बता रही हैं कि अगर आप एब्डोमेन को अंदर को करें, यानी एब्डोमेन को इन्वर्ट पुश करें और ड्यूरिंग योर चेस्ट एक्सपैंड, यानी जब आप इनहेल करें या उस टाइम अगर आप अपने एब्डोमेन को इन्वर्ट पुश करें विच इज़ नोन एज पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनोथोरेसिक रिदम, और उस टाइम अगर डॉक्टर आपके एब्डोमेन एग्जामिन करें और मसल रिजिडिटी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ पेरिटोनाइटिस और निमोनाइटिस, ठीक है। तो ये इसका इंडिकेटिव है। जो पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट होंगे दे विल वो अपने एब्डोम क्योंकि उनके एब्डोमिनल मसल्स में रिजिडिटी होगी, ठीक है, और उस रिजिडिटी से बचने के लिए वो क्या करेंगे, दे विल वो लेट जाएंगे और अपनी नीज़ को चेस्ट के साथ लगा लेंगे, ठीक है, नीज़ को फ्लेक्स कर लेंगे ताकि उनके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों। उसके अलावा वो शैलोली सांस लेंगे, यानी उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, यानी बार बार वो सांस लेंगे, रिड्यूसिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड पेन, ताकि उनका जो चेस्ट है वो इतनी एक्सपैंड ही ना हो जिससे एब्डोमिन जो है वो रिजिडिटी एब्डोमिनल मसल्स में हो जाए,
ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आफ्टर एब्डोमिनल इंसिजन्स फाइब्रस टिश्यू और स्कार में फॉर्म अटैचमेंट बिटवीन विसरल पेरिटोनियम ऑफ एडजेसेंट ऑर्गन्स और बिटवीन पैराइटल विसरल पेरिटोनियम्स। इसको हम एडहेजन्स कहते हैं। एडहेजियोटमी रेफर्स टू इट सर्जिकल सेपरेशन। अच्छा, ये बताया गया है कि एडहेजन्स क्या होते हैं। एडहेजन्स होते हैं कि अब जो आपने इंसिजन दिया उस इंसिजन को आपने स्टिच कर दिया, बट समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पैराइटल पेरिटोनियम को विसरल पेरिटोनियम के साथ चिपका देती है, या विसरल पेरिटोनियम को इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमने, याद है आपको, हमने जो हमने पढ़ा है ना पास्ट पेपर्स, अगर हमने एनाटॉमी के जो पढ़े हैं और हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि हम प्रोस्थेसिस देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोस्थेसिस ऐसा मटेरियल होता है जो इनको सेपरेट रखता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं देंगे तो सर्जरी के बाद ये चीज़ें जुड़ जाएंगी आपस में, जिसको हम एडहेजन कहते हैं, और फिर इसको रिमूव करने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ेगी जिसको हम एडिसोटमी कहते हैं। इन्फेक्शन कैन ईजिली स्प्रेड टू फीमेल पेरिटोनियल कैविटी वाया यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें, वेजाइना है, सर्विक्स, फिर यूट्राइन कैविटी, यूट्रस है, फिर हमारे पास यूट्राइन ट्यूब आती है, और यूट्राइन ट्यूब डायरेक्टली ओपन हो रही होती है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और फिम्ब्रिया के ज़रिए से। ठीक है, तो वेजाइना से अगर कोई इन्फेक्शन पूरा ट्रैवल करके जाता है तो वो पेरिटोनियम में जा सकता है। उसके बाद है दिस इज प्रिवेंटेड बाय म्यूकस प्लग विच ब्लॉक्स एक्सटर्नल ऑल्स टू पैथोजेंस बट नॉट टू स्पर्म्स। ठीक है, तो ये म्यूकस प्लग ने इसको प्रिवेंट किया होता है, इस चीज़ को। पेरिटोनियम इज वेल इनोवेटेड, सो लेप्रोटमी कॉजेज पेन। ठीक है, जब लेप्रोटमी करते हैं, लेप्रोटमी कहते हैं पूरे एब्डोमेन को खोल के जब हम सर्जरी करते हैं ना, उस चीज़ को लेप्रोटमी कहते हैं। ठीक है, इसमें पेरिटोनियम, इसमें पेन होती है। क्यों होती है? अगर हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो, और बाद में पेन होती है सर्जरी के बाद। क्यों? क्योंकि जो पेरिटोनियम होती है वो पेन सेंसिटिव होती है, और पेरिटोनियम की पेराइटल लेयर, पेराइटल पेरिटोनियम पेन सेंसिटिव होती है। During operation, efforts are made to remain outside the peritoneal cavity to avoid peritonitis. Adhesions, इन चीज़ों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हम पेरिटोनियल कैविटी को टच ना करें, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स आर easy to achieve due to serosa covering of peritoneum then that makes watertight end to end anastomosis. इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब ऐसे ऑर्गन्स जो कि इंट्रापेरिटोनियल हैं उनको अचीव करना ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर उनमें कोई इन्फेक्शन होता भी है उन ऑर्गन्स में, तो वो ऑर्गन सिरोजा की लेयर से कवर हैं, वो डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिरोजा से कवर्ड है तो वो इन्फेक्शन सिरोजा को ब्रीच करके पेरिटोनियल कैविटी में नहीं जा सकता। दैट्स वाई दे आर ईजी टू अचीव। उसके बाद है हाउ एवर इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अचीव वाटर टाइट एनास्टोमोसिस ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स दैट हैव एन आउटर एडवेंटिशियल लेयर। ठीक है, जबकि वो वाले ऑर्गन्स जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हैं उनके बाहर सिरोजा नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास रेक्टम का लोअर पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर का लोअर पार्ट है, तो उनकी अगर कोई सर्जरी है तो वो वाइड स्प्रेड कर सकती है एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद है जी, पेरिटोनियम इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद एन एक्सटेंसिव सरफेस एरिया, इट ओवरलाइज ब्लड एंड लिम्फेटिक्स। उसके बाद है lymphatic capillary beds, therefore fluid injected into the peritoneal cavity is absorbed rapidly, so anesthetic agent solution may be injected into the peritoneal cavity by intraperitoneal injections in renal failure, peritoneal dialysis may be performed। ठीक है, वो इस वजह से ये चीज़ कर सकते हैं हम। पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पेरिटोनियम के अंदर जो भी चीज़ हम डालते हैं वो डायरेक्टली बहुत रेडीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और बहुत रेडीली आ भी जाता है, तो इस वजह से हम उसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। और कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स भी हैं जो हम वहाँ पर डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन पावर। उसके बाद ग्रेटर मोमेंटम इज नोन एज पुलिसमैन टिप एज इट प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय फॉर्मिंग एडहेजन विद इन्फ्लेम्ड ऑर्गन सच एज अपेंडिक्स। ग्रेटर मोमेंटम को हम जो है वो पुलिसमैन टिप कहते हैं। क्यों? ग्रेटर मोमेंटम को अगर इफ़ यू हैव रेड कि ग्रेटर मोमेंटम ने सारी इंटेस्टाइन को सराउंड किया होता है, सारी इंटेस्टाइन को कवर किया होता है आई शुड से। तो जहाँ पर भी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम आई है ना, तो वहाँ से जो ग्रेटर मोमेंटम है ना वो उसके साथ चिपक जाती है, ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं पूरे एब्डोमेन में। ठीक है, उसकी जैसे अपेंडिसाइटिस हो तो वो वहाँ पर चिपक जाती है। इट कुशन्स द ऑर्गन्स एंड फॉर्म इंसुलेशंस, इट प्रिवेंट्स विसरल पेरिटोनियम टू अडहायर विद पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, जो ग्रेटर मोमेंटम है ये भी इट मेक्स श्योर कि पेराइटल पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम के साथ नहीं जुड़े। अगर वो जुड़ जाएगा तो पेरिटोनियम होने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग इफेक्ट, इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू ऑर्गन्स, और यू नो कि जीआईटी को पेरिस्टोलिसिस के लिए मोबिलिटी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो आप पेरिस्टोलिसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, एंड इट इज़ मोबाइल। उसके बाद है पेरिटोनियल रिसेसेस, दे डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ पस। पैराकोलिगेटर प्रोवाइड्स पाथवे, पैराकोलिगेटर्स की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। दे प्रोवाइड पाथवेज फॉर फ्लो ऑफ असाइटिक फ्लूइड, कैंसर एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और पैराकोलिगेटर्स हमारे पास कॉलोन के और लैटरल बॉडी वॉल के दरमियान में होते हैं। दे कैन स्प्रेड इन्फेक्शन फ्रॉम इवन दे स्टार्ट द अपर एंड ऑफ एब्डोमेन टू द pelvis एंड सबफ्रेनिक रिसेसेस।
पैरासिंथेसिस क्या है? एब्डोमिनल टैप। पैरासिंथेसिस हम कहते हैं प्लूरल एसाइटिस हो जाए ना, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए, तो जब हम उसकी ड्रेनेज करते हैं, इस चीज़ को हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल और ड्रेन फ्लूइड व्हाइल द पेशेंट्स बॉडी इज एलिवेटेड एट अ 45 डिग्री एंगल, ताकि थोड़ा एब्डोमिन वाली जगह पर फ्लूइड आ जाए सारा। द पंक्चर साइट इज मिडलाइन, लीनियर अल्बा में हम पंक्चर करते हैं एट अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस और लेटरल टू मैकबर्नीज पॉइंट, अवॉइडिंग द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। उसके बाद है एन इन्फ्लेम्ड और इंजर्ड पैंक्रियास कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द पैसेज ऑफ पैंक्रियाटिक फ्लूइड इनटू द ओमेंटल बर्सा फॉर्मिंग अ पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। अब ये बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऐसा आ नहीं सकता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सिनेरियो नहीं बन सकता इसका, लेकिन इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपका पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड है या इंजर्ड है तो उसके अंदर की जो सिक्रीशंस हैं वो सारी, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो इट इज़ जस्ट रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इट इज़ इंटीरियरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, तो वो ओमेंटल बर्सा के अंदर पैंक्रियाटिक फ्लूइड ड्रेन कर सकता है और इसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन सिस्ट कहते हैं, समथिंग दैट इज सराउंडेड बाय अ मेसोथेलियम, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाए। तो जब वो फ्लूइड आ जाएगा पैंक्रियाटिक फ्लूइड, तो वो एक सिस्ट बना देगा इन द पेरिटोनियम, जिसको हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिक्रीशंस पैंक्रियाज की होंगी, बट वो होगा नहीं पैंक्रियाज के अंदर, वो पेरिटोनियम के अंदर होगा। लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पास थ्रू द ओमेंटल फोरामेन इनटू द ओमेंटल बर्सा एंड बी स्ट्रैंगुलेटेड। इसमें वो कह रहे हैं कि जो ओमेंटल फोरामेन कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन को, विच इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम। ओमेंटल बर्सा लेसर ओमेंटम को कहते हैं, एक्चुअली लेसर सैक को कहते हैं। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप है वो उस ग्रेटर ओमेंटम के अराउंड, जो ग्रेटर सैक है हमारे पास, उसके थ्रू वो एपिप्लॉइक फोरामेन से होता हुआ लेसर सैक में जा सकता है और वहाँ पर जाकर वो स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, यानी उसकी एंट्रेंस इतनी छोटी होगी एपिप्लॉइक फोरामेन की कि वो वहाँ पर जो अंदर सेगमेंट चला गया है, इफ आई यूज़ अ डायग्राम कि लेट्स सपोज ये मेरे पास लेसर सैक है, नीचे सारा ग्रेटर सैक है, यहाँ से ये हमारे पास जो है इन दोनों की कम्युनिकेशन है विच इज़ एपिप्लॉइक फोरामेन, यहाँ से एक लूप गया है और यहाँ से इफ आई यूज़ अ डिफरेंट कलर, तो ये एक लूप अंदर जाके एक लूप इधर स्ट्रैंगुलेट हर्निएट हो गया इनटू द लेसर सैक। अब ये इतनी नैरो ओपनिंग है कि यहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और अंदर से जो ये डेड होने लग जाएगा इंटेस्टाइन का लूप, दिस इज नोन एज स्ट्रैंगुलेशन। उसके बाद है सिस्टिक आर्टरी सीवर्ड ड्यूरिंग कॉलेस्टैटमी। अगर आप कॉलेस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी में सिस्टिक आर्टरी को रप्चर कर देंगे तो हिपैटिक आर्टरी इज compressed इन हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट बाय पुटिंग इंडेक्स फिंगर इन। अच्छा, अगर आपसे सिस्टिक आर्टरी कट जाती है ड्यूरिंग कॉलेसिस्टेक्टमी तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमने सिनेरियोज में भी पढ़ा है, सिनेरियोज वाली वीडियो में एब्डोमेन की, कि सर्जन क्या करता है, वो एपिप्लॉइक फोरामेन पर फिंगर रख देता है जिसकी वजह से हिपैटिक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लड हेमरेज नहीं होता, एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एपिप्लॉइक फोरामेन के सुपीरियर बॉर्डर में वी हैव बाइल डक्ट एंड हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, पोर्टल ट्राइएड होता है। उसके बाद आ जाए स्टमक के क्लिनिकल्स पर। पेप्टिक अल्सर इस, अच्छा मैं ना इसको पूरा हम रीड नहीं करेंगे, मैं आपको रीड करके ना समरी बता दूंगी पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है।